डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत फर्जी गैंगरेप में सियासी साजिश, कांग्रेस नेता पर सुनियोजित साजिश रचने का आरोप। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का पुतला दहन। बीजेपी ने कांग्रेस पर धामी सरकार को बदनाम करने का लगाया आरोप। रुड़की में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने नेहरू स्टेडियम पुनर्निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ हवन पूजन के साथ। मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा, आधुनिक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित होगा नेहरू स्टेडियम। विकासनगर में सड़कों पर छल का जाम तो होगा चालान। विकासनगर ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी। ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज रफ्तार, लापरवाही से वाहन चलाने पर कार्रवाई। अभियान के दौरान कई वाहनों के चालान, जबकि कुछ वाहन किए गए सीज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला एक सुनियोजित साजिश और फर्जी गैंगरेप में तब्दील होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को फंसाने के लिए कांग्रेस नेता ने अपने साथियों के साथ एक सुनियोजित साजिश रची थी। मामले में कथित साजिश का खुलासा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को टनकपुर, चंपावत और बनबसा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। टनकपुर में आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व जिला भाजपा अध्यक्ष गोविंद सामंत ने किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश में भ्रम और अशांति फैलाने का प्रयास कर रही है। जिला भाजपा अध्यक्ष गोविंद सामंत ने कहा कि मामले में कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद मारा का नाम सामने आने के बाद पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है तथा मुख्य साजिशकर्ता कमल रावत और उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से सुनियोजित राजनीति कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता सच्चाई को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस विकास की राजनीति से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में पारदर्शिता और सुशासन के साथ कार्य कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर श्याम नारायण पांडे, दर्जा राज्य मंत्री मुकेश महराना, कैलाश अधिकारी, आनंद सिंह, प्रकाश तिवारी, प्रेमा चिलकोटी, सूरज प्रहारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। चंपावत के बहुचर्चित कथित गैंगरेप षड्यंत्र मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। अब नाबालिग लड़की के भाई ने खुद सामने आकर चौंकाने वाला दावा किया है। भाई का कहना है कि एसपी को भेजी गई शिकायत उसने खुद नहीं लिखी थी, बल्कि कमल रावत के कहने पर लिखी गई थी। युवक ने बताया कि उस वक्त वो बेहद डरा हुआ था। कई दिनों से उसकी बहन और चाचा से बात नहीं हो पा रही थी। उसने बताया कि उसे बताया गया कि लड़की पुलिस कस्टडी में है और परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा। इसी मानसिक दबाव में वो कमल रावत की बातों में आ गया और शिकायत भेज दी। सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि शिकायत का पूरा ड्राफ्ट व्हाट्सएप पर पहले से तैयार करके भेजा गया था। युवक के मुताबिक उसे कहा गया कि बस यही भाषा हाथ से लिखकर एसपी को भेज दो। दोनों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट भी अब सामने आने की बात कही जा रही है, जिससे साजिश की आशंका और गहरी हो गई है। गौरतलब है कि इसी शिकायत में पुलिस पर आरोप लगाया गया था कि परिवार पर 50 लाख रुपए लेकर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब लड़की के भाई ने ही उस शिकायत से पल्ला झाड़ लिया है। उसने कहा कि ये सब डर और भ्रम में किया गया।
युवक ने आगे बताया कि पहले उससे वीडियो बनवाकर भेजने को कहा गया, फिर लिखित शिकायत देने का दबाव बनाया गया। कमल रावत ने ही एसपी का नंबर दिया और पूरा फॉर्मेट व्हाट्सएप पर भेजा था। वहीं दूसरी ओर नाबालिग के बयान की भी चर्चा है, जिसमें उसने कथित तौर पर कहा कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। कुछ लोगों के कहने पर भाजपा नेता और एक अग्निवीर को फंसाने की योजना बनाई गई थी। इस नए खुलासे के बाद चंपावत का यह मामला अब सिर्फ आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रहा, ये बड़े सियासी और सामाजिक षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर कड़ी की गहन जांच की जा रही है। काफ़ी टेंशन में था और मैंने लगातार कॉल किया, काफ़ी बार कॉल नहीं मिला, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और कल सुबह ही कॉल चाचा का लगा था, बट वो चाचा ने नहीं उठाया, वो उठाया था कमल रावत ने। तो कमल रावत ने मेरे को बताया कि भाई तेरे चाचा जो है ना वो पुलिस स्टेशन में है, ना ही रूम पे है और उनका पता नहीं है, और संजना जो है पुलिस की कस्टडी में है। तो मैं काफ़ी घबरा गया था और नंबर देता हूँ, एक बार उनसे बात कर ले। तो उसने मेरे को नंबर दिया, तो मैंने 2-3 बार उनको कॉल, फिर कमल रावत ने मेरे को कहा कि तू एक काम कर, वीडियो क्लिप बना के भेज दे। तो मैंने वो भेजी नहीं। फिर कमल रावत का दोबारा कॉल आया, तो उसने कहा एक काम कर, तू लिख के भेज दे फाइल और मेरे को भेज दे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बात हो जाएगी मैं भेज देता हूँ। उसने मेरे को एक लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, मैंने उसके हिसाब से लिख के भेज दिया था एसपी साहब को। इसी नाबालिग दुष्कर्म मामले में नाबालिग लड़की ने पुलिस के सामने बयान दिया है कि उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था। पूरा घटनाक्रम उसके एक दोस्त के कहने पर रचा गया षड्यंत्र था। लड़की ने साफ कहा कि वो ये बयान किसी दबाव, डर या लालच में नहीं दे रही, बल्कि पूरे होशो हवास में सच बता रही है। उसने माना कि पहले लगाए गए आरोप सही नहीं थे। इस खुलासे के बाद पूरे जिले में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। जिस मामले को लेकर भारी आक्रोश और सियासी बयानबाजी हो रही थी, अब उसी केस ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले के हर पहलू से गहन जांच की गई। मेडिकल रिपोर्ट, पूछताछ और अन्य सबूतों के आधार पर सच्चाई सामने आई। जांच में पुष्टि हुई कि नाबालिग के साथ कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों और जल्दबाजी में दिए गए बयानों पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संवेदनशील मामले में तथ्य सामने आने से पहले अफवाहों पर यकीन न करें और संयम बरतें। सुबह 3 लोगों के दुष्कर्म के आरोप में यहाँ लाई थी और मैं ये सच कहना चाहती कि उन तीनों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। विनोद रावत मेरा दोस्त था। विनोद रावत और नवीन रावत को मैं जानती भी नहीं थी, इसलिए उन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे। और मैं विनोद रावत मेरा दोस्त था, जिसे शादी में बुलाया गया था और शादी में मैं गई थी, मेरी दोस्त की शादी में थी और वो वहाँ आया था और मैं भी गई थी, लेकिन वो आया और जल्दी चला गया था। और हम तीनों का दूसरा प्लान ये था, मैं और कमल रावत और अर्जिता राय। अगली खबर का रुख करेंगे जो रुड़की से है। रुड़की के नेहरू स्टेडियम को अब आधुनिक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद स्टेडियम के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने हवन पूजन के साथ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसके लिए 2 करोड़ 28 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के बीच नेहरू स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि नेहरू स्टेडियम का आधुनिकीकरण रुड़की के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में आधुनिक चेंजिंग रूम, पवेलियन, दर्शक दीर्घा और अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्टेडियम के आधुनिक स्वरूप में आने के बाद स्थानीय खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर का नाम रोशन करेंगे। मेयर अनीता अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है। वहाँ भूमि पूजन हुआ और वहाँ भारतीय से प्रार्थना करते कि जल्दी एक अच्छा स्टेडियम बने ताकि हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो यहाँ खेलने आते हैं वो लगातार यहाँ पर जो अपनी प्रतिभा को निखार सकें और आने वाले समय में वो कॉमनवेल्थ गेम्स में, नेशनल गेम्स में, इंटरनेशनल गेम्स में प्रतिभा कर सकें। ऐसा ये स्टेडियम हमारा एक धरोहर है, तो इसमें स्पोर्ट्स हब के रूप में ये विकसित होगा। इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल से लेकर दंगल से लेकर और ताइक्वांडो से लेकर सभी बच्चे जो यहाँ पर आएंगे और खेलेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी स्टेडियम जो है अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, जो काम होते हैं वो तुरंत होने चाहिए और काम को धरातल पर उतारना हमारा काम है। जो सरकारी योजना है उनका क्रियान्वयन हो
माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी, पुष्कर इनामी जी ने स्टेडियम के लिए पैसा भेज चुके थे और वो लैप्स हो रहा था, तो उसके लिए मैंने इसको जल्दी शुरू कराया ताकि ये अगले साल तक बच्चों को मिल सके स्टेडियम। और बच्चे यहाँ पर लोग लगातार खेले और सुविधाएं नहीं यहाँ पर, तो सुविधाएं होंगी तो बच्चे और अच्छी अपने। विकासनगर से खबर है, जहां पुलिस का ऑपरेशन प्रहार अब सड़क पर बेलगाम दौड़ रहे नियम तोड़ने वालों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। देर रात तक चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत विकासनगर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आई। ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज रफ्तार, लापरवाही से वाहन चलाने, बिना दस्तावेज सड़क पर उतरने वाले चालकों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। विकासनगर में पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग कर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली गई, वाहन चालकों के दस्तावेज जांचे गए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर से ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच की गई। वहीं बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और मॉडिफाइड वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कई वाहनों के चालान किए गए, जबकि कुछ वाहनों को सीज भी कर दिया गया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सड़क पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का यह अभियान केवल चालान काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। विकासनगर पुलिस की सख्ती से जहां यातायात व्यवस्था बेहतर होती दिखाई दे रही है, वहीं आम लोगों ने भी पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात तक होने वाली चेकिंग से सड़क हादसों में कमी आएगी और आम असामाजिक तत्वों पर भी लगाम लगेगी। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में किए गए भारी फेरबदल पर जसपुर कोतवाली की जिम्मेदारी प्रभारी कोतवाल राजेश पांडे को सौंपी गई है, जिसमें प्रभारी कोतवाल राजेश पांडे ने पदभार ग्रहण कर पहले दिन पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवी संगठन की परिचय बैठक एवं क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होते हुए क्षेत्र में बढ़ते नशे पर रोकथाम, जसपुर में बढ़ते जाम से निजात, बढ़ते अपराधों पर अंकुश, साइबर क्राइम पर पैनी नजर, देर रात्रि खुलने वाली दुकानों होटलों पर प्रतिबंध लगाना पहली प्राथमिकता बताते हुए जनता से जनसहयोग की अपेक्षा की। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह, विमल अग्रवाल, अर्पित रस्तोगी ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया, तो वहीं प्रधान संघ अध्यक्ष गुरमेज सिंह ने ग्राम प्रधान के साथ पुष्प गुच्छ भेंट किया, तो वहीं रिटायर्ड अग्निमैन संघ ने हरियाली का प्रतीक पौधा भेंट कर उन्हें सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की कामना की। कृष्णानगर स्थित हरे राम आश्रम के स्वामी महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज ने प्रेस वार्ता कर अदालत के एक अहम फैसले की जानकारी दी है। स्वामी कपिल मुनि का कहना है कि एक पत्रकार द्वारा उनकी संस्था और उन पर लगाए गए आरोपों को अदालत ने खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने वादकर्ता को ट्रस्ट के खिलाफ आदतन वाद दायर करने वाला भी माना है। स्वामी कपिल मुनि ने बताया कि अनिल बिष्ट नामक एक पत्रकार द्वारा उन पर और उनकी संस्था के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन्हें उक्त वाद को खारिज कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने वादकर्ता को ट्रस्ट के खिलाफ आदतन मुकदमे दायर करने वाला भी माना है। उन्होंने कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। अगली खबर जनपद चंपावत से है, जहां पर साहित्य एवं सांस्कृतिक चेतना मंच चंपावत के तत्वाधान में SSJ परिसर चंपावत में युवा लेखिका सुश्री सपना भंडारी के चर्चित उपन्यास मेरी कहानी का भव्य लोकार्पण एवं विमोचन समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चंपावत ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अंचला बोहरा उपस्थित रहीं, जबकि समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज जोशी ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में नवीन चंद्र पंत, राजेश गहतोड़ी, पुष्कर सिंह बोरा एवं डॉक्टर लता राणा सहित SSJ परिसर के फैकल्टी सदस्य मौजूद रहे। समारोह के दौरान उपन्यास मेरी कहानी की विषय वस्तु, भावनात्मक प्रस्तुति और सामाजिक संदेशों की जमकर सराहना की गई। वक्ताओं ने कहा कि ये उपन्यास युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और समाज को नई सोच प्रदान करने का कार्य करेगा। इस अवसर पर लेखिका सपना भंडारी के माता पिता एवं उनकी नानी भी उपस्थित रहीं।
परिवारजनों ने बेटी की इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का माहौल भावुक एवं उत्साहपूर्ण बना रहा। साहित्य प्रेमियों एवं क्षेत्रीय जनता से अपील की गई कि वे उपन्यास मेरी कहानी को पढ़ें और जानें कि ये रचना जीवन में संघर्ष, आत्मविश्वास और प्रेरणा का कितना सशक्त संदेश देती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलजू महाराज के पावन प्रांगण में आयोजित गोलजू महोत्सव 2026 इस वर्ष बेहद भव्य, अलौकिक और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वर्षों पुरानी परंपरा के तहत आयोजित होने वाला ये ऐतिहासिक मेला बीते 3 वर्षों से विभिन्न कारणों के चलते आयोजित नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार मेले की वापसी ने पूरे क्षेत्र में उत्साह और खुशियों का माहौल बना दिया है। मेले में क्षेत्रीय जनता भारी संख्या में पहुंच रही है और झूले, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खान पान एवं खरीदारी का भरपूर आनंद ले रही है। लंबे समय बाद मेले की रौनक लौटने से लोगों के चेहरों पर खास खुशी देखने को मिल रही है। वहीं दूर दूर से आए व्यापारियों के चेहरे भी उत्साह से खिले नजर आए। हालांकि बीच बीच में हो रही हल्की बारिश से कुछ परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद मेले का आयोजन पूरी भव्यता और सुचारू रूप से जारी है। इस बार मेले में राजस्थान से आए ऊंट विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऊंट की सवारी का आनंद लेने के लिए बच्चों से लेकर बड़ों तक में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कई दर्शकों ने आने वाले वर्षों में मेले में हाथी की सवारी शामिल किए जाने की भी मांग की है। महोत्सव में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत ने भाजपा परिवार के साथ बंगाल से आई प्रसिद्ध झालमुरी का स्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोलजू महोत्सव केवल एक मेला नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। आपको बताते हुए चलूं कि यह मेला जो है वह प्रतिवर्ष यहाँ पे लगाया जाता है और 3 वर्षों से यह मेला किसी कारणवश नहीं लग पा रहा था, लेकिन इस वर्ष यह मेला सुचारू तरीके से चल रहा है और लोगों के जो चेहरे पे है वो खुशी आमतौर पे देखने को मिल रही है और जो यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के चेहरों पे भी खुशी जाहिर हो रही है और देखने को मिल रही है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह मेला बहुत ही भव्य और अलौकिक हो रहा है और आप लोग भी देखते रहिएगा। कैमरामैन के साथ कमल भंडारी, एपीएन न्यूज, चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां पूर्णागिरि धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने टनकपुर के ककराली गेट से मां पूर्णागिरि धाम तक पथ प्रकाश व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2 करोड़ की प्रथम किस्त जारी कर दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा होने के बाद पूरा यात्रा मार्ग आधुनिक स्ट्रीट लाइटों से जगमगा उठेगा, जिससे श्रद्धालुओं को रात्रिकालीन यात्रा में बड़ी राहत और सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत संचालित इस योजना में ककराली गेट से भैरव मंदिर होते हुए मुख्य मंदिर तक व्यापक विद्युत और पथ प्रकाश व्यवस्था विकसित की जाएगी। परियोजना पूर्ण होने के बाद पूरे यात्रा मार्ग पर कुल 1500 अत्याधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता, जिलाधिकारी मनीष कुमार का कहना है। उन्होंने आगे कहा कि मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इस परियोजना से न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि स्थानीय पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। मां पूर्णागिरि धाम का यात्रा मार्ग अब आधुनिक रोशनी से जगमगाने जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगी। चंपावत का पारंपरिक जोड़ मेला 2026 इस बार 29 से 31 मई तक आयोजित होगा। मेले को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। गुरुवार को रीठा साहिब गुरुद्वारे में डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों को 20 मई तक तैयारियां पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा देना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और आपदा प्रबंधन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।